मेरी 7 मालकन थी। कोई मुझसे मसाज करवाती, कोई कपड़े धुलवाती। मालिक देखता तो कांधे पर थपकी देकर हल्ला शेरी देता। मैं भी काम में जुट जाता। लेकिन एक रात मालिक जरूरी काम से चला गया। होश उड़ गए उस रात 7 मालकनों को जब मैंने बारी बारी, रोशू किधर हो तुम, जल्दी से मेरा पराठा बनाकर लाओ, भूख लग रही है मुझे। मालकन नंबर 3 ने मुझे आवाज दी थी। मैं उस वक्त मालकन नंबर 4 के लिए ऑमलेट बना रहा था। मेरा मालिक एक अय्याश किस्म का इंसान था। उसने अपने घर में 7 लड़कियां अपनी अय्याशी के लिए रखी हुई थी, जिनकी खिदमत पर मैं मामूर। वो बहुत अमीर इंसान था, लेकिन शादी नहीं करता था। उसके बंगले के नीचे के पोर्शन में 7 कमरे बने हुए थे और 7 कमरों में वो 7 कम उम्र लड़कियां रहती थी और सबकी सब बेहद खूबसूरत थी। मसला ये था कि उस वक्त घर के अंदर एक में ही मुलाजिम था और मैंने उस घर के बारे में सुन रखा था कि वो सब लड़कियां बेहद चालाक हैं, किसी भी मुलाजिम को टिकने नहीं देती थी। जो भी मुलाजिम आता था वो उसे इस कदर परेशान करती थी कि वो 2-4 दिन में ही भाग जाता। मैं मजबूर था। घर में 2 जवान बहनें थी और अम्मा ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे नौकरी हर सूरत करनी है, क्योंकि बड़ी बहन का रिश्ता तय हो गया था और चंद माह में मुझे उसका पूरा जहेज तैयार करना था। जब मुझे उस घर में मुलाजमत की ऑफर हुई और तनख्वाह भी अच्छी खासी थी तो मैंने फौरन से हामी भर ली थी। लेकिन जैसे ही मैं सारी बात तय करके घर से बाहर निकला तो मुझे एक शख्स नजर आया जो उसी बंगले के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगा कि तुम इस घर में काम करने आए हो? मैंने कहा जी हाँ। मेरी बात सुनकर पहले तो उस शख्स ने मुझे गौर से देखा, फिर अपने कानों को हाथ लगाने लगा। कहने लगा खुदा की पनाह है इस घर की मालकनों से। अरे मुझे देखो, मैंने बस 8 दिन इनके घर काम किया और अब अपनी तनख्वाह लेने आ रहा हूँ। ये लड़कियां नहीं आफत की पुड़ियां हैं। ये सुनकर मैं पहले तो कुछ तजब्जुब का शिकार हुआ था, लेकिन फिर अम्मा की बात जहन में आई तो उस शख्स की बात पर मैंने कान नहीं धरा। अगले ही रोज मैं पहली बार काम पर गया तो उन कम उम्र हसीनाओं को देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना भूल गया था। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया था कि इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो सभी हुस्न में कमाल रखती थी। मैं भी उन दिनों जवानी के उस दौराहे पर था कि अपने मुखालिफ जिन्स में दिलचस्पी ज्यादा ही महसूस होती थी। कुछ में खुश शक्ल भी था और दिखने में मुलाजिम कम ही लगता था। मुझे मीठी मीठी बातें करनी भी आती थी, इसीलिए अपनी 7 मालकनों को बेवकूफ बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। चंद दिनों में ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तमाम लड़कियां आपस में बिल्कुल एका करके रहती हैं और मुलाजिमों की छुट्टी करवा देती हैं। अभी तो मेरे सब्र का इम्तिहान था कि मुझे इन सब की बदतमीजियों को बर्दाश्त करना था, ताकि जब वो मुझ पर भरोसा करने लगे तब मैं इन सब को एक दूसरे के खिलाफ करता, तभी मैं यहाँ पर देर पा काम कर सकता था, वरना वो सब मिलकर मुझे भी निकलवा देती। उनका दिल जीतने के लिए मैं भाग भाग कर उनके काम करता, मगर इन सब की नित नई फरमाइशों ने मेरी जान अजाब में डाली हुई थी। सुबह नाश्ते पर ही मेरा दिमाग चाट चुकी थी। एक को ऑमलेट खाना था, दूसरी कोई चीज ऑमलेट और एक मुझे पराठा और अचार कहकर गई थी, तो दूसरी फ्रेश जूस का। इस तरह 7 की अलग अलग फरमाइशें थी। मैं तो सुनकर ही चकरा कर रह गया था, लेकिन ये था कि मैं काम में बहुत तेज थी। मैंने झटपट सबके नाश्ते बनाए और टेबल पर लगा दिए। मेरी सुबह रफ्तारी पर वो 7 की 7 हैरत से मुंह खोले देख रही थी। मैंने जल्दी से उनको नाश्ता टेबल पर लगा दिया था और फिर कहा कि और कुछ चाहिए तो बता दें। नाश्ते के दौरान उनके दूसरे हुक्मनामे जारी हुए थे। सब कहने लगी कि हमारे कमरों की सफाई अच्छे तरीके से करना और दोपहर में भी हर एक का अलग अलग मेन्यू था। मैं काम में बहुत तेज था, फटाफट से सारे काम कर लेता था, क्योंकि बचपन से ही मैंने लोगों के घरों में मुलाजमतें की थी। दोपहर के खाने में भी जब सबने अपनी मनपसंद चीजें देखी तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, क्योंकि मैंने उनके पास शिकायत का कोई मौका ही नहीं छोड़ा था। इनमें से एक कहने लगी कि ऐसा करो कि मेरे कमरे में आओ और मेरे कपड़े धो। मैं उसके कमरे में चला गया, साथ साथ उसके कपड़े धोता रहा और साथ साथ उसके हुस्न के कसीदे भी पढ़ता रहा कि आपसे ज्यादा हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, आप वैसे भी बहुत अच्छी हैं, वगैरह वगैरह। गो कि मैं जिस मालकन के कमरे में जाता उसकी तारीफ शुरू कर देता, वो खुश हो जाती। जब मेरा मालिक ये देखता कि उसकी सभी बीवियां मुझसे राजी रहने लगी हैं तो मेरा कांधा थपथपाता कि हल्ला शेरी देने लगता। कहने लगा कि तुमने बड़ी समझदारी दिखाई है। मालिक ने मुझसे ये कहा कि मैं इनके पीछे से इन लड़कियों को राजी रखूं। अब मैं ये करता कि जब भी किसी मालकन के काम से उनके कमरे में जाता तो उनके कान दूसरी मालकन के खिलाफ बढ़ने लगता। लेकिन एक बार जो कुछ 7वें नंबर की मालकन ने मुझसे कहा मैं तो हिल कर रह गया। वो मुझसे कहने लगी कि रोशू मेरे सर का मसाज कर दो। ये सुनकर तुम्हें कुछ तसब्जुब का शिकार हुआ था कि मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। वो कहने लगी जल्दी आओ मेरे कमरे में, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि मालकन के कमरे में जाकर मेरी जिंदगी में ये इनकलाब भी आ जाएगा। मैंने तेल की शीशी उठाई और उस लड़की के कमरे में चला गया। उसने जब अपने हसीन बालों का जूड़ा खोला मेरे तो होश ही उड़ गए। खुले बालों में वो लड़की होशरुबा लग रही थी, लेकिन बेहद चुप चुप सी थी। मैंने पहले तो खुद को झटका और फिर खुद को ये याद करवाया कि मैं नौकर हूँ, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। अब मैंने मालकन के सर के साथ साथ उस मालिश करनी शुरू की और साथ साथ उससे वो बातें करनी शुरू कर दी जो कि हर लड़की सुनना चाहती है, जो मैं सब लड़कियों को राजी रखने के लिए करता था। मैंने कहा कि मालकन सच पूछें तो 7 मालकनों में से आपकी बात ही और है। क्या लंबे घने बाल हैं आपके,
और सच पूछें तो आपकी आंखें भी बड़ी हसीन हैं और रंगत ऐसी सुर्ख और सफेद है। बिलाशुबा वो साथ के साथ ही खूबसूरती में अपनी मिसाल रखती थी, लेकिन मुझे उनमें फूट डलवानी थी। मेरी तारीफ सुनकर तो उनके तने हुए चेहरे पर नरमी सी आ गई थी। कहने लगी, चलो चलो सर का मसाज करो, मुझे ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझती हूँ। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। वो तो मेरा इरादे बिल्कुल ठीक भाप गई थी, लेकिन अलबत्ता लहजा नरम था। मैं समझ गया था कि वो तारीफ से पिघल गई है। मैंने कहा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए मालकन, लेकिन आपको देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना भूल गया था। सर की मालिश के साथ मैं उसके दिल में अपनी जगह भी बनाने की कोशिश कर रहा था। कहने लगी, मेरा सारा हुस्न बेमायने है। तुम्हें क्या मालूम कि मेरा हुस्न मेरे लिए किस अजियत का सबब बन चुका है। उसका लहजा बेहद उदास और भीगा हुआ सा था। मैंने कुछ डरते डरते उससे एक सवाल किया था। मैंने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आप जो ये सब बुरा लगता है तो आप यहाँ पर आई कैसे? ये एक ऐसा सवाल था कि जिसे करने से मुझे मेरे मालिक ने सख्ती से मना किया था, लेकिन उस लड़की की नाम आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैंने बेइख्तियार ही पूछ लिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर संजीदगी सी छा गई थी। कहने लगी, बुरी किस्मत बताकर नहीं आती। ये कहकर उसने ठंडी आह भरी थी। जिस चीज से मुझे हैरान किया वो उसकी आंसू से छलकती आंखें थी। एकदम ही उसने मेरे हाथ अपने बालों से पीछे कर दिए। कहने लगी, बस जाओ यहाँ से। मैंने देखा वो दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल को धचका सा लगा था। आज रात मालिक ने उसी के कमरे में जाना था। वो सबसे बेचैन थी। रात को मैंने देखा तो सातों लड़कियों में बस एक वही तैयार थी, लेकिन बड़ी चुप चुप और खामोश थी। यहाँ आए हुए मुझे बस चंद दिन ही हुए थे। मालिक के आने से पहले मैंने देखा कि वो सब लड़कियां उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। इन सब लड़कियों के ही चेहरों पर एक अजीब सी उदासी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मसला क्या है। सुबह तक तो वो बड़ी शौक और चंचल चिड़ियों की तरह चहक रही थी। इन सब के उदास चेहरे देखकर मैं कुछ तजब्जुब का शिकार हो गया था। रात को मैं अपने क्वार्टर में जाकर सोता था, लेकिन आज न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आई थी। मैं उसी मालकन के बारे में सोचता रहा कि न जाने किस वजह से वो यहाँ आकर फंस गई थी, क्योंकि जिस तरह से वो मालिक के आने से बेकल सी थी, वो यकीनन ऐसे गुनाह से खुश न थी। उसके बारे में सोचते सोचते मैं सो चुका था। न जाने रात का कौन सा पहर था कि मुझे नींद आ गई थी। सुबह जब मैं उठकर किचन में आया तो वही मालकन सिसकियों से रो रही थी। मेरी तरफ उसकी पुश थी। मेरा दिल बेहद उदास था। न जाने क्यों वो रो रही थी, लेकिन मैं पूछ नहीं सकता था। लेकिन मुझे दुख हो रहा था। जैसे ही वो बेसाख्ता मेरी जानिब पलटी तो उसके चेहरे को देखकर मेरा दिल ही धड़कना भूल गया। मेरी रंगत उसके चेहरे को देखकर फीकी सी पड़ गई। वो मुझे अपने रूबरू देखकर फौरन से वहाँ से बिल्कुल बाहर निकल आई। मैं तो यूं था कि जैसे पत्थर का हो चुका था। उसका चेहरा गुज़िश्ता रात उसके साथ की गई सफाकी बता रहा था। उसके चेहरे पर कान के करीब एक गहरा सखफ जैसे जलता सिगरेट उसके चेहरे से बुझाया गया हो। मेरा दिल यूं था कि सीने में धड़कना ही भूल गया हो। मैं नहीं जानता था कि मालिक ऐसा शख्स भी हो सकता है। मुझे अपने मालिक से नफरत सी महसूस हुई थी। मैं जो पहले ये इरादा किए हुए था कि इन सब मालकनों के दिलों में एक दूसरे के लिए खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा कर दूंगा और जब वो एक दूसरे से लड़ेंगी तो मैं तमाशा देखूंगा, लेकिन अब मैं अपना इरादा बदल चुका था। वो लड़कियां मुझे बेबस और मजबूर लग रही थी। फिर मैंने ये नोट करना शुरू कर दिया कि वो मालिक जब भी किसी लड़की के कमरे में जाता है तो सुबह वो लड़की सिसकियों से रो रही होती है। मैं एक बार किचन में मसरूफ था कि जब मुझे बाहर लड़ने और झगड़ने की आवाज आई। मालिक न जाने किस बात पर उसी लड़की पर भड़क रहा था जिसके चेहरे पर मैंने जख्म का निशान देखा था। खुद ब खुद ही मेरा कदम किचन से बाहर की जानिब उठे। हालांकि मालिक ने मुझे कहा था कि तुम हमारे घरेलू मामले को ना तो देखोगे और ना ही बीच में आने की कोशिश करोगे। मैंने देखा कि मालिक उसी 7 नंबर वाली मालकन से झगड़ रहा था। कहने लगा, सारा किया धरा तुम्हारा है। तुम्हारी ही वजह से उन लड़कियों में भी जुर्रत पैदा हो रही है कि मेरे सामने जबान चलाने लगी है। जब तक तुम नहीं थी उन 6 लड़कियों की इतनी हिम्मत न थी कि मेरे सामने उफ भी कर जाएं। लेकिन वो मालिक से खौफ खाने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। जो कुछ उसकी आंखों में था लग रहा था कि जैसे मालिक के साथ न जाने क्या कर गुजरेगी। उस लड़की की आंखों के गुस्से को देखकर तो मैं डर सा गया था। मालिक कहने लगा, अपनी नजरें नीचे करो वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि नजरें उठाने के भी काबिल नहीं रहोगी। लेकिन वो बिल्कुल बेखौफ खड़ी थी। जब उसने अपनी नजरें नहीं झुकाई तो मालिक ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। फिर उसका बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगा। कहने लगा, आज तेरा वो हाल करूंगा कि सुबह तक तू अपना चेहरा भी पहचान नहीं पाओगी। ये सुनना था कि तमाम लड़कियां मालिक के पाँव में पड़ गई और कहने लगी कि ऐसे कुछ मत कहना। तुम्हें जो कुछ कहना है हमें कह दो, इसे माफ कर दो। हम आइंदा तुम्हारी कोई बात नहीं डालेंगे। ये सब मैंने पहली बार देखा था। मेरा दिल तो दहल कर रह गया। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मुझ पर और भी बहुत से राज खुलने लगे। एक बार मैं लाउंज से बाहर निकला ताकि पौधों और बाग को पानी दे सकूं तो 7वें नंबर की मालकन बाग में बैठी रो रही थी। खुद से हम कलाम कह रही थी कि या अल्लाह, मेरी
मेरी ये सजा खत्म कर दे, मैं सफाक शख्स के साथ एक लम्हा भी गुजारना नहीं चाहती। ये सुनकर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात बनने लगे थे। वो कहने लगी, मैं बेहद मजबूर होकर घर से निकल गई। ये तू भी जानता है कि अपनी बूढ़ी माँ को बचाना चाहती थी, इसीलिए सफाक शख्स की मदद मांग बैठी। लेकिन जो कुछ उसने मेरी माँ के इलाज के बदले में मांगा था वो एक गुनाह की जिंदगी थी। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मैं कभी भी बिना किसी मकसद की औरत पर एहसान नहीं करता, उसकी मदद बिला मुआवजा नहीं करता। जो मुआवजा वो उससे मांगता है मर्द, उसकी इज्जत होती है। जिस माँ की खातिर मैंने उस शख्स के हाथों खुद को बेच दिया वो तो फिर भी मर गई, बीमारी से न मरी, मेरी बर्बादी का सुनकर मर गई। लेकिन मैं उस चीज की सजा अब तक भुगत रही हूँ। वो लड़की सिस्कियों के साथ रोते हुए खुद कलामी कर रही थी, जिसे सुनकर मैं आप दीदा सा हो गया था। मैं समझ गया था कि वो किस मजबूरी के तहत इस जालिम मालिक के हाथ चढ़ी है। बाकी की 6 लड़कियां भी ऐसी ही किसी मजबूरी के तहत यहाँ आई थी। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गया। मेरा मालिक निहायत ही घटिया और बेरहम किस्म का इंसान था। मैंने देखा अक्सर लड़कियों पर मारपीट भी करता था। कहता था कि तुम लोग मेरी जर खरीद गुलाम हो, मैं चाहे तुम लोगों के साथ जो मर्जी करूं, मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता था। फिर मेरी बहन की शादी भी करीब थी। मालिक ने मुझे अच्छी खासी रकम दी। मैंने जब छुट्टी मांगी तो कहने लगा, बस 1 दिन से ज्यादा की छुट्टी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक वाहिद मुलाजिम हो जिसे ये लड़कियां बर्दाश्त कर लेती हैं। मैंने बस अपनी बहन की शादी के दिन की छुट्टी ली थी, जिसे बहन को रुखसत किया। अगली सुबह नौकरी पर चला गया। हालांकि मेरी वालिदा मुझे कहती रही कि 2 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा, अम्मा नौकरी का सवाल है, अगर मैंने छुट्टी की तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। फिर आप क्या करेंगी? मैं गरीब तबके से ताल्लुक रखता था, इसलिए उन लड़कियों की बेबसी मजबूरी को भी अच्छी तरह से समझ सकता था कि पैसा न होने की वजह से इंसान क्या क्या करने के लिए बेबस और मजबूर हो जाता है। जिस दिन मैं घर पहुंचा, मालिक कहने लगा कि वो सुबह दूसरे शहर जा रहा है, 2-3 दिन बाद ही वापस लौटेगा। जाती फोन पर किसी से बात कर रहा था, कह रहा था कि लड़कियों की कीमत लाखों में लूंगा, बस 4 दिन बाद मैं शहर वापस आ जाऊं तो इन्हें दुबई भिजवाने की तैयारी भी कर लूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ क्या उन लोगों से क्या काम लिया जाएगा, वैसे भी हर चीज की आदी हो चुकी हैं। ये कहते हुए वो अपना बैग पकड़े बाहर निकल गया और मैं तो यूं था कि मेरे कानों में सीटियां सी बजती हुई महसूस होने लगी। अब तक वो शख्स इन लड़कियों के साथ हर किस्म की ज्यादती कर रहा था और अब इन्हें दुबई भेजना चाहता था। मालिक के जाते ही मैंने बारी बारी सब मालिकों के कमरे के दरवाजों को खटखटाना शुरू कर दिया। वो सभी बैक वक्त कमरों से बाहर आए। मालिक के इरादे से मैंने उन्हें आगाह किया तो वो सभी परेशान हो गई। चौकीदार मेरे मालिक का खास बंदा था। मैंने उसे खाने में नशे की दवा डालकर दी। खाना खाते ही वो गहरी नींद वहीं पर कुर्सी पर ही सो गया था। जब रात गहरी हुई तो मैंने सब लड़कियों को लिया और उस घर से भाग गया, लेकिन वो सभी परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि वो जाएंगी कहाँ, उनके घर वाले तो उन्हें कभी भी कबूल नहीं करेंगे। मैंने उन सबको यतीम खाने में छोड़ दिया, फिर वापस घर पर आ गया। सुबह मैंने ये शोर मचा दिया कि तमाम मालिकों ने मुलाजिमीन को नशे की दवा देकर सुला दिया और खुद भाग गई। जिस तरह का मैंने रोना धोना मचाया था, मुझ पर किसी को भी शक न हुआ। ये सुनकर मालिक भी उसी दिन वापसी के लिए रवाना हो गए, लेकिन खुदा की करनी ये हुई कि उनकी गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने शुक्र अदा किया, तमाम लड़कियों को वापस घर ले आया। अब उस महल में वो लड़कियां आजादाना तौर पर सुकून और इज्जत की जिंदगी गुजारने लगी थी। एक बार मैंने 7वीं नंबर वाली मालकन से शादी की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी, वो भी मान गई। शादी के बाद मैं उसे अपने घर ले गया। मेरे साथ वो बहुत खुशोखुर्रम जिंदगी गुजार रही है।